साथियों याद करिए, पूरे देश के अंदर जब ये कहा जाने लगा था कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता, उस समय जब अन्ना हजारे जी ने आह्वान किया, तब आपने देखा जैसे होशंगाबाद और इटारसी के अंदर सैकड़ों नौजवान बुजुर्ग बच्चे निकल पड़े, डॉक्टर और वकील निकल पड़े। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग सड़कों पर आ गए। साथियों, जब अन्ना जी को जेल भेज दिया गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि चार चार पीढ़ियां एक साथ सुबह से आ जाते थे और शाम तक जेल के बाहर बैठते थे, वहीं पर खाना खाते थे, शाम को वहीं पर मोमबत्ती लगाते थे। और वो दृश्य जो मैंने रामलीला ग्राउंड पर देखा था, वही दृश्य मैं आज मध्य प्रदेश की सड़कों पर देख रहा हूं। आमतौर पर क्या होता है, जो पिता होते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि ये नेताओं से अलग रहना, छोटे बच्चों को दूर रखना चाहते हैं कि कहीं इन लोगों की गलत छाया ना पड़ जाए, लुटेरों की। लेकिन हर बाप, हर मां ये चाहती है कि उसका बच्चा अन्ना जी का आशीर्वाद प्राप्त करे, उनका दर्शन प्राप्त करे। ये स्थिति साथियों देश के अंदर क्यों बनी? आखिरकार इतने सारे नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, क्या क्या, अन्ना तो सरपंच भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है, अन्ना के पास में कोई सत्ता नहीं है, अन्ना के पास में कोई सरकार नहीं है। फिर क्या चमत्कार है कि लोग अन्ना के सामने सिर झुकाते हैं, श्रद्धा के साथ में नमन करते हैं। मुझे लगता है कि वो इसलिए है क्योंकि अन्ना ने इतिहास बनाया है इस देश के अंदर, समाज सेवा का इतिहास भी बनाया है। जब फौजी के अंदर रहे तो लड़ते हुए युद्ध की भूमि के ऊपर दुश्मनों से जब मुकाबला चल रहा था, तब अन्ना के सब साथी शहीद हो गए, अन्ना अकेले बच गए। और तब अन्ना को लगा कि मुझे दूसरा जीवन मिला है और मैं अब अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाऊंगा। रालेगण सिद्धि के अंदर चले गए, 40 भट्टियां थी शराब की, डूबा रहता था गांव नशे में, भट्टियों को बंद कराया सरकार, गांव को, रालेगण सिद्धि को शराब से मुक्त किया। साथियों, पूरे देश में शराब से मुक्ति कई बार हो गई, कई प्रदेशों ने कर दी, कई गांव के लोगों ने कर दी, लेकिन कभी 6 महीने चलता है, कभी 1 साल चलता है। मैं अन्ना जी से अपना दुखड़ा रो रहा था कि 10 साल मैंने कोशिश की अपने क्षेत्र मुल्ताई के अंदर, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल और उसके बाद में फिर दारू वैसी की वैसी चालू। लेकिन अन्ना जी ने रालेगण के अंदर आज 16 साल हो गया, शराब तो दूर है, गुटखा भी, सिगरेट भी, वहां पर आप चले जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अन्ना ने जो सामाजिक सुधार का काम किया है, जो वो पहले बताते थे आजकल बताना बंद कर दिया। ये कृषि मंडी है इसलिए मुझको ख्याल आ गया, जब पोला होता है लोग अपने बैलों की पूजा करते हैं और उसके अंदर पटेल का बैल आगे चलेगा। अन्ना जी ने दलितों के बैल को आगे लगाया, सबको पीछे लगाया, एक अलग किस्म की क्रांति करने का काम अन्ना ने किया। स्कूल बहुत सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन अन्ना ने एक अनोखा स्कूल चलाया। बच्चे को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा फेल बच्चे को सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा, पास बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। सोचिए, ये जो सोच है वो इस बात का प्रतीक है कि अन्ना जी की गहरी आस्था है कि हर आदमी को सुधारा जा सकता है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है और बार बार फेल हो रहा है तो उसको जरूरत है मदद की, सहयोग की, मार्गदर्शन की। और अन्ना जी के उस स्कूल का रिजल्ट 100% आता है। 3 बार फेल बच्चा आता है और पास होकर के साथियों चला जाता है। ये जो चमत्कार है, अन्ना जी ने पानी को और मिट्टी को रोक करके गांव को जो स्वावलंबी बनाया, ये बताया कि सूखा की समस्या को भी हल किया जा सकता है। अन्ना जी के गांव में आज भी पानी नहीं गिरा है, लेकिन वहां पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखलाई देगी, वहां की सब्जी भी एक्सपोर्ट होती है और दूध भी बाहर जाता है। ये अन्ना का कमाल है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर गांधी का नाम लेकर के राजनीति चलाई,
राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन गांधी का जो पूरा प्रयोग था, उसूल था, गांव को बदलो, गांव को स्वावलंबी बनाओ, समाज सुधार का काम करो। उस काम को अगर वास्तविक तौर पर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अन्ना हजारे है। लोगों ने देखा है, उनके जीवन को देखा है। जो लोग प्रसिद्धि पा जाते हैं, जो लोग आगे चले जाते हैं, वो लोग घर भरने का काम करते हैं, पद पाने का काम करते हैं। बहुत कोशिशें हो गई साथियों, अन्ना जी ने कोई चुनाव तो लड़ा ही नहीं, और लड़ाने का काम भी केवल स्वच्छ उम्मीदवारों को कभी किया। आज तक किसी पार्टी का पक्ष और विपक्ष करने का काम पूरे सार्वजनिक जीवन में अन्ना जी ने नहीं किया। और इसीलिए ये बात गारंटी से कही जा सकती है कि अन्ना जी किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। देश में ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई है जो देश के बारे में सोचें। लोग सिनेमा के बारे में सोचते हैं, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पड़ोसी के बारे में नहीं सोचते। और लोग ये भी सोचते हैं कि जब देश की समस्याएं हल होंगी तो हमारी भी हल हो जाएंगी, हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। पर ये भूल जाते हैं कि हर आदमी अगर ये सोच ले कि उसे क्या करने की ज़रूरत है, बाकी लोग करेंगे, देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, हमारी भी हल हो जाएंगी, तो देश की समस्याएं आखिर हल होंगी कैसे। शायद यही 2 साल पहले का वक्त था जब सब लोग खामोश थे और भ्रष्टाचार नाक के ऊपर चला गया था। लोग भ्रष्टाचार को जिंदगी का हिस्सा मान बैठे थे और कहने लगे थे कौन आवाज उठाएगा, हमारी चलती कहाँ है, जो पैसा मांगता है हमें देना पड़ता है। और तब अन्ना ने लोगों की इस निराशा को भांपकर दिल्ली में आमरण अनशन शुरू किया। अन्ना ने जनता से कोई अपील नहीं की कि आप भी अनशन करो। अन्ना अकेले बैठ गए। साधु ऐसा ही करता है, दूसरों से नहीं कहता, अकेले तपस्या करने बैठ जाता है। अन्ना अकेले आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन अन्ना के उस अनशन ने देश में एक ऐसी आग लगाई कि देश के हर कोने पर अनशन शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए, धरने शुरू हो गए। बच्चों ने टोपियां लगाई और नारे लगाए, प्रभात फेरी लगाई, तुम भी अन्ना, हम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये नारा 2 साल पहले देश के हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा और वहीं पर एक धोखा हो गया। आपके उस नारे से घबरा करके भारत की संसद बैठी, सारे राजनीतिक दल बैठे, क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि अन्ना को अगर चक्कर भी आ गया उपवास की वजह से, लोग राजनीतिक दलों के नेताओं का सड़कों पर चलना बंद कर देंगे, लोग उनका गिरहबान पकड़ लेंगे। इस डर से संसद की बैठक बैठी और अन्ना को वायदा किया कि हम जन लोकपाल लाएंगे। क्या है जन लोकपाल? जन लोकपाल अन्ना ने एक ऐसा हथियार तैयार किया था जो अगर कानून बन जाता तो आप में से हर आदमी जो आपसे पैसा मांगता है, घूस मांगता है, उसके खिलाफ उसको आप जांच एजेंसी के सामने खड़ा कर सकते थे। और अन्ना ने हर अफसर को उसके भीतर लाने का सरकार से कहा था कि इसको किसी भी रैंक का अफसर हो इसके दायरे में आना चाहिए, सीबीआई इसके दायरे में, पुलिस इसके दायरे में आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? पार्टियों ने वायदा कर दिया और हर पार्टी शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी थी, बीएसपी थी, जनता दल यू थी, दक्षिण की पार्टियां थी, हर कम्युनिस्ट पार्टियां थी। हर पार्टी के नेता लोकसभा में थे। नतीजा क्या निकला? अन्ना ने अनशन तोड़ दिया उस वायदे पर, लेकिन लोकसभा अपना वो वायदा भूल गई। और अब अगले चुनाव आने वाले हैं। हमने ये भी सुना है कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि अन्ना हजारे
सारे देश में घूम घूम कर लोगों को उनके साथ हुए विश्वासघात की याद दिलाएंगे तो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इस डर से जल्दी चुनाव कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं कि इस पाप में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर कांग्रेस कानून नहीं लाई तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने 2 साल में एक भी बयान नहीं दिया और न लोकसभा में कहा कि जिस लोकसभा ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया था जन लोकपाल लेके आएंगे, आखिर उसका हुआ क्या? इसका मतलब जनता को धोखा देने में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां लोकसभा में हैं, सब बराबर की हिस्सेदार हैं। और इसलिए हिस्सेदार क्यों हैं? हिस्सेदार इसलिए कि धोखा आज नहीं दे रही है आपको, धोखा ये दे रहे हैं आज़ादी मिलने के बाद से ही। आप लोगों में से यहाँ वकील साहबान होंगे, एक वकील साहबा हमारे साथ बैठी हुई हैं। जो लोग वकील हैं यहाँ पर वो आज रात में देखें, अगर नहीं देखा हो तो, और देखा हो तो तायीद करें। भारत के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक शब्द का प्रयोग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसमें लिखा हुआ है लोकसभा में लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि। उसमें नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या डीएमके के प्रतिनिधि जाएंगे। किसी पार्टी के प्रतिनिधियों का प्राविधान हमारे संविधान में है ही नहीं। इसके बावजूद सन 52 से हमारे देश में पार्टियों के प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और हमारे ऊपर शासन करते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा ये है उस शासन की वजह से उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, जनता का कोई अंकुश नहीं, भ्रष्टाचार। 5-10 करोड़ का नहीं होता, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़, अब 26 लाख करोड़। ये भ्रष्टाचार की सीमा है। जिस रकम को हम लिख नहीं सकते, जो रकम कैलकुलेटर में आ नहीं सकती, उतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, 4 घंटे पहले केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी एक और भ्रष्टाचार के केस में फंसते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अचानक खड़ी हो गई है अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता हफ्ते के हिसाब से जो करप्शन आ रहा है, और करप्शन में हर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री इसमें चले गए। मैं उस धोखे की बात कर रहा हूं जो सन 52 में हुआ, आज तक चला आ रहा है। और पार्टियां अब अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती। कार्यकर्ता उनके दरवाजे अगर किसी को ले नहीं जाता जो उनको घूस या पैसा दे सके, उस कार्यकर्ता की घर में एंट्री नहीं है। कार्यकर्ता दलाल बन गया है राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दल खुद के अपनी पत्नी के बेटे बहू, भतीजे भतीजी, उसके बाद नौकर, फिर ड्राइवर, और उसके बाद फिर पैसे वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं और टिकटें भी उन्हीं को मिलती हैं। आप जरा याद कर लो, मध्य प्रदेश में भी कितने नेताओं के बेटे बेटी, भतीजे भतीजे, ड्राइवर, नौकर विधानसभा में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इस गुलामी से आज़ादी पाने की ज़रूरत है। अन्ना यही ऐलान करने आए हैं कि अगर पार्टियों से हमने पार्टियों की गुलामी अगर हमने नहीं तोड़ी, अगर पार्टियों की गुलामी से हम आज़ाद नहीं हुए, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। अंग्रेज़ कम लूटते थे, ये ज़्यादा लूटते हैं। इन्होंने तो हमारी शिक्षा खा ली, हमारा स्वास्थ्य खा लिया, इन्होंने हमारे रोजगार खा लिए, इन्होंने हमारे सपने खा लिए, इन्होंने हमको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम मेहनत करना चाहें तो मेहनत करके अपना पेट भर भी लें। ये हैं राजनीतिक पार्टियां। इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, इनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। और संविधान के अनुसार, संविधान जैसा कहता है,
लोगों को अपने प्रतिनिधि लोकसभा में और विधानसभाओं में भेजने चाहिए। अगर अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोग नहीं भेजेंगे, पार्टियों के जाएंगे, ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। ये अन्ना वैसे ही आपसे कहते हैं जैसे गीता या कुरान में लिखी हुई कोई लाइन हो, उसका वैसा ही अर्थ है। ये पार्टियां रहेंगी, भ्रष्टाचार रहेगा, महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी। दोस्तों, इन सब से लड़ने के लिए अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। अन्ना सारे देश में घूम रहे हैं, हजारों हजार लोग आ रहे हैं और हर सभा में अन्ना को सिपाही मिल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है यहां पर जो बैठे हुए हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जिनका भी व्यवस्था परिवर्तन में, जिनका भी आजादी में भरोसा है, जिनका अन्ना के सिद्धांतों में भरोसा है, उनमें से अन्ना को सिपाही चाहिए। और जरूर आप आगे बढ़ के अपना नाम देंगे। उसका एक तरीका है, जेब से एक कागज निकालिए, पेन निकालिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके मंच पे यहां मेरे पास किसी के जरिए से भेज दीजिए। अन्ना उन सारे लोगों को जो अपना नाम और मोबाइल नंबर देंगे अपने पास 1 महीने के भीतर बुलाएंगे। कहां उनको लड़ना है इसके बारे में वैचारिक चर्चा करेंगे और तब देश में बदलाव की लड़ाई जिसे अन्ना छेड़ना चाहते हैं उसके आप प्रमुख सेनानी होंगे, प्रमुख सेनापति होंगे, प्रमुख सिपाही होंगे। जो लोग भी चाहते हैं वो अन्ना को अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके दे दें। और आखिरी बात ये कि मैं पत्रकार हूं, जैसा साथियों ने बताया। मैं क्यों अन्ना के साथ हूं? मैं अन्ना के साथ इसलिए हूं कि एक वक्त आ गया है, देश के जीवन में एक वक्त आता है जब आपको अपनी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। आप पत्रकार हों, लेखक हों, कवि हों, नाटककार हों, आप वकील हों, आप शिक्षक हों, सबका ये फर्ज बन जाता है कि आज जब देश में कहीं कोई आशा नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, तो 120 करोड़ लोगों के मुल्क में एक तन्हा शख्स, एक अकेला इंसान, अन्ना हजारे, एक मोमबत्ती लिए हुए चारों तरफ लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स के साथ अगर आज खड़े नहीं हुए तो न इतिहास हमें माफ करेगा, न हमारे बच्चे हमें माफ करेंगे, न आने वाली पीढ़ियां माफ करेंगी। क्योंकि इस मौके के बाद अगले 10-15 साल तक हमारे सामने कोई आशा नहीं है, क्योंकि फिर कोई अन्ना हजारे पैदा नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए दोस्तों, अन्ना हजारे जी का साथ दीजिए। आप किसी मजहब के हों, आप हिंदू हों, मुसलमान हों, इंशाअल्लाह अकेले अन्ना हजारे का साथ देने से राजनीतिक दलों की गुलामी तोड़ने में हम सब कामयाब हो सकते हैं। इसका विश्वास रखिए। जय हिंद। भारत माता की। देश में ऐसे कोई जगह नहीं रही कि जहां भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकथाम करने के लिए जन लोकपाल कानून बनाने के लिए पीछे पड़ा। जन लोकपाल, उसका ड्राफ्ट हम लोगों ने जो बनाया, वो ड्राफ्ट इतना सशक्त है कि कम से कम 65% से ज़्यादा भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। और वो ड्राफ्ट हम भारत सरकार को भेज दिया कि जन लोकपाल के लिए ये ड्राफ्ट है, इसके मुताबिक जन लोकपाल का कानून बनाएंगे। लेकिन पहली धोखाधड़ी वहीं पर हो गई। सरकार ने हमारा ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया। सरकार ने अपना निकम्मा ड्राफ्ट बनाया, निकम्मा, कचरे के टोकरे में डालने वाला, ऐसे ड्राफ्ट बनाया। हम पीछे पड़े कि भाई जनतंत्र में कोई भी कानून बनता है तो जनतंत्र में लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए। कानून विधानसभा लोकसभा में बनते हैं, ये हमें मंजूर है, लेकिन ड्राफ्ट बनाते समय लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए।
ये है जनतंत्र। अगर ड्राफ्ट आप ही कर रहे हैं, कानून आप लोग बना रहे हैं, तो फिर अंग्रेज और हमारे में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे, अपने मर्जी के मुताबिक कानून बनाना, अपने मर्जी के मुताबिक ड्राफ्ट बनाना। तो इसलिए हमारा कहना था कि जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना, लेकिन सरकार करने के लिए तैयार नहीं। 5 अप्रैल 2011 को पहले अनशन मेरा हो गया जंतर मंतर, और वहाँ आपने तो कपिल सिब्बल का नाम सुना है? कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल वो कहने लगे कि ड्राफ्ट बनाने के लिए हम बाहर के लोगों को क्यों लेना, बाहर के मतलब पाकिस्तान के, बाहर के लोगों को क्यों लेना? मैं उनको फिर हम बताना पड़ा सरकार को, अरे आप बाहर क्यों बोलते हैं, वो आपके मालिक है ना साहब, आप ये मालिक ने आपको भेजा सेवक बोलते, आप सब सेवक है जनता के, मालिक जनता है, जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए। तब थोड़ी लाइट जगी और फिर राजी हो गए, और फिर सीनियर 5 मंत्री जो आज के राष्ट्रपति है वो भी हमारे कमेटी में थे, पी चिदम्बरम, और 5 मंत्री सीनियर और हमारे 5 लोग। 3 महीना तक मीटिंग चली, 3 महीना ड्राफ्टिंग कमेटी। हम जो ड्राफ्ट बना कर दिया था उसी पर चर्चा शुरू हो गई, और 3 महीना तक मीटिंग चली, और 3 महीना के बाद अचानक से पलटी खा ली। बोले नहीं ये आपका ड्राफ्ट हम नहीं बनाएंगे, कैबिनेट के सामने ले जाएंगे। अरे हम बोला कैबिनेट के सामने जाना था तो 3 महीना मीटिंग क्यों किया? कम आपका समय बर्बाद हो गया, हमारा समय बर्बाद हो गया। आप कैबिनेट के सामने जाना था तो 3 महीने मीटिंग क्यों की? जवाब नहीं था। फिर हम बोले चलो कैबिनेट के सामने जाना, जाओ, परवाह नहीं, लेकिन हमारे ड्राफ्ट पर चर्चा करो आगे। जो 3 महीना में चर्चा हुई वही चर्चा आगे बढ़ाओ। फिर से उन्होंने कैबिनेट के सामने हमारा ड्राफ्ट ना लेकर जाते हुए अपना ही ड्राफ्ट रखा, धोखा, फिर से दूसरा धोखा। उसके बाद आगे स्टैंडिंग कमेटी में गया, उधर भी धोखा, अपना ही ड्राफ्ट रखा, हमारा ड्राफ्ट लिया ही नहीं। उसके बाद संसद में गया, संसद में भी धोखाधड़ी। हर जगह पर इन्होंने धोखाधड़ी। क्यों? मंशा नहीं है ना भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने की, मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। नहीं, नीयत साफ नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, ऐसे इनकी नीयत साफ नहीं है। बार बार पलटी का। फिर मैं सोचा ये बार बार पलटी करते ना, तो अभी ये संसद है ना दिल्ली की, तो अभी ये संसद के सामने नहीं जाना, जन संसद के सामने जाएंगे। जन संसद वो दिल्ली और राज्य की संसद से बहुत ऊंची है। जन संसद, वो दोनों संसद जो बनाया ये जन संसद ने बनाया है, दोनों संसद बनाया, जन संसद ने बनाया। इसलिए हम सोचा कि जन संसद के सामने जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट को फिर इशारा दिया कि मुझे अनशन करना है, जगह दिखाओ, कहाँ पर अनशन करूँगा। मैं रामलीला मैदान को भी वहाँ नोट किया कि मुझे जगह दिखाओ। आप लोग पलटे खाते हैं ना, अभी मुझे एक ही रास्ता दिखा रहा है कि जनता के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए फिर से मैं अनशन करना पड़ेगा, जगह दिखाइए। 16 अगस्त को मेरा अनशन शुरू होना था, 15 अगस्त तक इन्होंने जगह ही नहीं दिखाया, जानबूझकर। नीयत साफ नहीं है ना, नीयत साफ नहीं है। 15 अगस्त तक जगह नहीं दिखाया, और 16 अगस्त को 2 पुलिस के ऑफिसर की गाड़ी आई और मुझे उठाकर ले गई। अरे मैं बोला मेरा क्या कसूर है वो तो बताओ।
अटक करो, मेरे लिए अटक नया नहीं। मैं तो कई बार जेल में गया है समाज के भलाई के लिए, और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि जेल में जाना, समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना, ये मेरा अलंकार है, मैं जानूँ। लेकिन कसूर तो बताइए, क्या मेरा कसूर है इसलिए आपने मुझे अटक कर रहे हैं? मैं बोले शांतता का भंग होगा, शांतता भंग होगी। मैं बोला 25 साल से मैं आंदोलन कर रहा, कभी शांतता भंग नहीं किया, अभी आज कैसी होगी? तो बोलने लगे कि नहीं अभी होगी, अभी होगी। मैं बोला क्या साक्षात्कार हुआ? लेकर गए, कोर्ट के सामने करा दिया। कोर्ट ने सुना 7 दिन के कैद। मैं बोला क्या कसूर है वो तो बताइए। वो कोर्ट भी नहीं बता रहा। तो मैं बोला ठीक है, आप मुझे जेल में भेजना चाहते ना, भेजिए, मैं जाने के लिए तैयार है। हम गए तिहाड़ जेल में। उसका नतीजा क्या हो गया कि देश में और जागृति आ गई। मुझे जब जेल में डाला तो और देश में जागृति आ गई कि ये नियत साफ नहीं इन लोगों की, कि कुछ भी उनको कोई कसूर नहीं है, फिर भी जेल में डालते हैं। फिर मैं रामलीला में बैठ गया। अब रामलीला में बैठने के बाद 12 दिन के बाद फिर पंतप्रधान जी ने मंत्री को भेजा, आपकी शहद की हमारी बहुत चिंता है, आप अनशन छोड़िए। मैं बोला छोड़ दूंगा, 3 बातें करो, संसद चालू है, संसद में 3 मुद्दे रखो, बाकी पर हम बात करेंगे आगे। तो 3 मुद्दे, कौन से 3 मुद्दे? हर राज्यों में लोक आयुक्त बिल लाओ, हर राज्य में लोक आयुक्त, सशक्त लोक आयुक्त लाएंगे, एक। दूसरा, जनता की सलाह, हर दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगाओ कि जनता का काम यह दफ्तर कितना दिन में करता है, बोर्ड लगाओ जानकारी के लिए। और उतना दिन में नहीं किया तो उस दफ्तर का प्रमुख जो ऑफिसर होगा उसको फाइन करो और वो पैसा पेमेंट से काटा होगा, ये बिल लाओ। और तीसरा का क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर, ये चारों ऑफिसर सरकार का जो नियंत्रण है उसको निकालो, चारों में तो नियंत्रण निकालो सरकार का, और सरकार का नियंत्रण रखकर लोकपाल के दायरे में लाओ। ये 3 मुद्दे हैं। और उसी दिन रात को संसद बैठ गए, उसी दिन रात को 1 बजे संसद बैठ गए। और 1 बजे संसद बैठने के बाद ये डिसीजन हो गया 3 मुद्दों पर। रेजुलेशन पास हो गया सर्वसम्मति से, रेजुलेशन पास हो गया। पंतप्रधान जी ने दूसरे दिन फिर मंत्री को भेजा, अपने साइन का लेटर दिया, ये रेजुलेशन पास हो गया, आगे अनशन छोड़िए, हम जल्दी से जल्दी लोकपाल लाएंगे। ऐसा लिखित लेटर दिया कि आप अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया, क्यों? जनता की भलाई मैं देखता था। मेरे लिए मैं क्या मांगता था? मेरे लिए कोई मांगना नहीं। मैं तो ये तय किया था जीवन में कि जब तक जीना समाज और देश की सेवा, और मरना है समाज और देश की सेवा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के चरण में उसके पहले इलेक्शन करना, और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, संसद भंग करना, और फिर आना कैसे आंदोलन करेंगे? मैं तो तय किया, चाहे संसद भंग हो, कुछ भी हो, मैं तय किया है कि जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं।